हेमंत सोरेन को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने हेमंत सोरेन को राहत देने से इनकार कर दिया और लगे हाथ कपिल सिब्बल को भी खरी खोटी सुनाया। सोरेन को ईडी ने इसी साल 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह तथ्य छिपाने के लिए झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से नाखुशी जताई थी। उन्होंने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी। कोर्ट ने सोरेन की तरफ से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल से कहा कि आपका आचरण काफ़ी कुछ कहता है। हमें उम्मीद थी कि आपके मुवक्किल स्पष्टता के साथ आएंगे, लेकिन आपने महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि याचिका के गुणगु दोष पर विचार किए बगैर गिरफ्तारी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज करेंगे। यदि अदालत मेरिट पर गौर करेगी तो यह नुकसानदेह होगा। तथ्यों को छिपाने पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से नाराजगी जाहिर करने के बाद कपिल सिब्बल हेमंत सोरेन की ओर से दायर गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका वापस ले ली। इसके पहले सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कपिल सिब्बल से सवाल किया कि जब अदालत प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले चुकी है, जिसमें अदालत ने माना है कि प्रथम दृश्यता मामला बनता है, तो फिर आप बताइए कि अदालत के संज्ञान लेने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारी की वैधता पर विचार कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आपकी नियमित जमानत खारिज हो चुकी है। ऐसे में आप कोर्ट को संतुष्ट करें कि क्या अदालत इसके बाद भी मामले पर विचार कर सकती है, और अगर अदालत मामले पर विचार करती है तो उन दोनों आदेशों का क्या होगा। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने हेमंत सोरेन की पैरोकारी कर रहे वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से कहा कि इस मामले में बाद में जो भी डेवलपमेंट हुए हैं उन्हें लेकर कोर्ट को संतुष्ट कीजिए। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर विस्तृत सुनवाई की ज़रूरत है। ईडी ने जमीन धोखाधड़ी के केस में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया था। सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका हाई कोर्ट में 3 मई को खारिज कर दी थी। सोरेन ने हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, साथ ही चुनाव को देखते हुए अंतरिम जमानत मांगी और केजरीवाल का हवाला दिया है। सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल SV राजू ने कहा कि इस मामले में अदालत ईडी द्वारा दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान ले चुकी है। अदालत ने माना है कि सोरेन के खिलाफ प्रथम दृश्य मामला बनता है। ऐसे में सोरेन यह कहकर गिरफ्तारी को चुनौती कैसे दे सकते हैं कि उनके खिलाफ कोई सामग्री नहीं है और उनके खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। अदालत से इनकी नियमित जमानत अर्जी भी खारिज हो चुकी है। ईडी ने सोरेन के खिलाफ केस को मजबूत बताते हुए गवाहों के बयान आदि का जिक्र किया। हालांकि सिब्बल ने ईडी की दलीलों का विरोध करते हुए कहा कि ईडी ने सिर्फ उन मौखिक साक्ष्यों की या गवाहियों पर विश्वास किया है जो कहते हैं कि जमीन हेमंत सोरेन की है, लेकिन इस मामले में कोई वास्तविक साक्ष्य नहीं है, सिर्फ मौखिक साक्ष्य है। कपिल सिब्बल ने कहा कि दस्तावेजों में स्थिति देखी जाए तो सोरेन का उस जमीन से कोई लेना देना नहीं है। जमीन किसी और के नाम से है और उस पर लगा मीटर और पट्टा भी किसी और के नाम से है। पीठ ने कहा कि अंतरिम राहत देने के लिए कोर्ट को प्रथम दृश्या संतुष्ट होना होगा। कोर्ट ने सिब्बल से सवाल किया कि हाई कोर्ट ने गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली रीट याचिका 3 मई को खारिज कर दी थी, जबकि आपने 15 अप्रैल को ही जमानत अर्जी दाखिल कर दी थी। तो क्या जमानत अर्जी दाखिल करने से पहले हाई कोर्ट से इजाज़त ली थी? पूछा था कि आप मामले में फैसला नहीं सुना रहे हैं, इसलिए हम जमानत दाखिल कर रहे हैं। सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट से इजाज़त नहीं ली थी। तो ईडी के वकील ने कहा कि ये एक साथ 2 घोड़ों पर सवार कर रहे थे, जबकि सुप्रीम कोर्ट कई फैसलों में इसकी निंदा कर चुका है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की अवधि आधी से ज्यादा खत्म हो चुकी है। अब उनके पास समय बेहद कम बचा है। 2 जून को तिहाड़ जेल में उन्हें सरेंडर करना है, लेकिन चुनाव प्रचार करने के नाम पर बाहर निकले केजरीवाल स्वाति मालीवाल पिटाई मामले में ऐसे उलझे कि वे न तो ठीक से चुनाव प्रचार कर सके और न ही दिल्ली के मेयर के चुनाव का रास्ता साफ कर पाए, जो अभी तक लंबित है। इंतजार केजरीवाल के दस्तखत का है। अगर केजरीवाल चाहते तो वे LG से अनुरोध कर सकते थे मेयर के चुनाव का रास्ता साफ करने के लिए उन्हें हस्ताक्षर करने की अनुमति दी जाए, लेकिन ऐसा करना केजरीवाल ने जरूरी नहीं समझा और इस साल दिल्ली में मेयर का पद दलित के लिए आरक्षित है। मतलब साफ है कि केजरीवाल नहीं चाहते कि दलितों को उनका हक मिले। दिल्ली नगर निगम के सूत्रों ने कहा कि पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल VK सक्सेना की अनुमति लेने के लिए कोई भी फाइल अभी तक नगर निगम सचिव के कार्यालय तक नहीं भेजी गई। राजनिवास को एक नया अनुरोध भेजना होगा जो महापौर चुनाव करने के लिए पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री केजरीवाल तक पहुंचने से पहले दिल्ली के मुख्य सचिव और शहरी विकास विभाग से होकर गुजरेगा। सूत्रों का कहना है कि अभी तक दिल्ली के महापौर का चुनाव कराने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेने के लिए मौजूदा महापौर कार्यालय से कोई नया अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है।
पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति के लिए एक नई फाइल एमसीडी से उपराज्यपाल कार्यालय में भेजा जाना है। एमसीडी ने उपराज्यपाल द्वारा पीठासीन अधिकारी की नियुक्ति न किए जाने का हवाला देते हुए अप्रैल में महापौर चुनाव स्थगित कर दिया था। सक्सेना ने मुख्यमंत्री से जानकारी मिलने के अभाव में एक पीठासीन अधिकारी नियुक्त करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि केजरीवाल शराब घोटाला मामले में जेल में थे। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई को केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए सशर्त 21 दिन की अंतरिम जमानत प्रदान की थी। 7 चरण का मतदान समाप्त होने के एक दिन बाद 2 जून को उन्हें जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। जमानत शर्तों के अनुसार मुख्यमंत्री को अंतरिम जमानत अवधि के दौरान अत्यावश्यक मामले में किसी आधिकारिक फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिए उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी। उन्हें अपने कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में जाने से भी रोक दिया गया है। राजनिवास के सूत्रों का कहना है कि उपराज्यपाल के कार्यालय को एमसीडी के महापौर चुनाव के संबंध में मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई अनुरोध प्राप्त नहीं हुआ है। फिलहाल महापौर शैली ओबेरॉय और उप महापौर आले मोहम्मद इकबाल नए महापौर और उप महापौर के चुने जाने तक अपने अपने पद पर बने रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। दिल्ली में लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होने से कुछ घंटे पहले ही बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के निकम्मेपन की पूरी पोल खोल कर रख दी और आंकड़ों के सहारे ये साबित कर दिया कि केजरीवाल काम करने की जगह सिर्फ बयानबाजी करते हैं और दिल्ली में जो भी बड़े काम हुए हैं वो केंद्र सरकार ने करवाए हैं। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने दिल्ली में केंद्र सरकार के 2014 से 24 तक के कामों को गिन कर हिसाब दिया, जबकि केजरीवाल के पास गिनाने के लिए नकली दवा वाले अस्पताल, फर्जी लैब टेस्ट वाले मोहल्ला क्लिनिक, फ्री की रेवड़ी के सिवा कुछ नहीं। पुरी ने कहा कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार पिछले 10 सालों में गरीबों के लिए एक भी घर नहीं बना पाई, पर केजरीवाल ने अपने घर पर जरूर 50 करोड़ रुपए खर्च कर लिए। पुरी ने आगे कहा कि मोदी सरकार पिछले 10 सालों में दिल्ली को 54,000 करोड़ से ज्यादा की मदद कई योजनाओं में दी गई। दिल्ली में 25 मई को वोट डाले जाएंगे और ऐसे में डेटा बीजेपी के लिए कारगर साबित हो सकता है। पुरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली मेट्रो को लेकर 31,476 करोड़ से ज्यादा के रुपए खर्च किए। इस दौरान 6,422 करोड़ रुपए सिर्फ शहरी आवास मंत्रालय ने दिए। अगर संसदीय सीटों की बात करें तो हर लोकसभा सीट केंद्र सरकार की कई योजनाओं के जरिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली के उत्तरी पश्चिमी लोकसभा सीट पर 7,560 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं। वहीं उत्तर पूर्वी संसदीय सीट की बात करें तो यहां पिछले 10 साल में सिर्फ 89 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए। नई दिल्ली लोकसभा सीट के अंतर्गत 1,144 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च हुए। दक्षिणी दिल्ली संसदीय सीट पर 1,832 करोड़ रुपए खर्च किए गए। अगर चांदनी चौक की बात करें तो यहां तकरीबन 272 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। वहीं पश्चिमी दिल्ली संसदीय सीट पर 2,232 करोड़ से ज्यादा खर्च किए गए। इसके अलावा डीडीए और एमसीडी को पिछले 10 सालों में 10,143 करोड़ 60 लाख रुपए दिए गए। वहीं यूडीएफ प्रोजेक्ट पर 6,044 करोड़ रुपए खर्च किए गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली में 29,976 घर मंजूर हुए, जिसमें केंद्र सरकार ने 692 करोड़ 53 लाख रुपए की सहायता राशि के तौर पर दिए। 2,37,000 लोन मंजूर हुए और 248 लाख 50,000 रुपए के ऋण वितरित किए गए। दिल्ली मेट्रो रेल परियोजना के लिए पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे चरण के अंतर्गत 394 किलोमीटर की चालू की गई रेल लाइन और 86 किलोमीटर मेट्रो अभी भी बन रही है। वहीं दिल्ली मेरठ RRTS 34 किलोमीटर अभी चालू है और 48.15 किलोमीटर बनाने का काम चल रहा है। हरदीप पुरी ने कहा कि दिल्ली की विशेष परियोजनाओं के लिए MCD, UDF और DMRC के लिए साल 2014 से अब तक 54,047 करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुकी है। पुरी इस दौरान अरविंद केजरीवाल की मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं पर भी तंज कसते नजर आए। कहा, मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं का हम हश्र क्या हुआ ये देख ही रहे हैं, मैं बता नहीं सकता हूं। पिछले करीब 12 साल से अवैध तरीके से ओबीसी प्रमाण पत्र बांट रही ममता बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट ने तगड़ा झटका दे दिया। हाईकोर्ट ने ममता बनर्जी सरकार को शिक्षक भर्ती घोटाला मामले के बाद अब एक और बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने 2010 से अब तक जारी लगभग 5 लाख ओबीसी प्रमाण पत्रों को रद्द कर दिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा दायर की गई याचिका पर कोर्ट का यह निर्णय आया। RSS की तरफ से तब याचिका लगाकर कोर्ट ने यह मांग की 2010 तक जो जाति ओबीसी की श्रेणी में थी उन्हीं को आरक्षण मिलना चाहिए। कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से 2010 के बाद जारी सभी ओबीसी सर्टिफिकेट्स रद्द किए जाने का आदेश दिया गया। हालांकि यह भी साफ किया गया कि 2010 से अब तक नए प्रमाण पत्र के आधार पर जो भी नौकरियां दी गई हैं उन्हें रद्द नहीं किया जाएगा। हाईकोर्ट पहले ही बंगाल में 25,000 टीचर्स की भर्ती रद्द कर चुका है। हाईकोर्ट ने फैसले में विशेष रूप से तृणमूल सरकार का जिक्र नहीं किया।
कोर्ट ने कहा कि 2010 के बाद जारी किए गए सभी ओबीसी प्रमाण पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। तृणमूल कांग्रेस 2011 से राज्य में सत्ता में आई है। हाईकोर्ट का कहना है कि 2010 के बाद जितने भी ओबीसी सर्टिफिकेट्स बनाए गए वे कानून के मुताबिक ठीक से नहीं बनाए गए, इसलिए उसका प्रमाण पत्र रद्द किया जाना चाहिए। हालांकि इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि इस निर्देश का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा जो पहले ही सर्टिफिकेट के जरिए नौकरी पा चुके हैं या नौकरी पाने की प्रक्रिया में हैं। अन्य लोग अब उस प्रमाण पत्र का उपयोग रोजगार प्रक्रिया में नहीं करेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश तपोव्रत चक्रवर्ती और न्यायाधीश राजशेखर मंथा की बेंच ने कहा कि इसके बाद राज्य की विधानसभा को यह तय करना है कि ओबीसी कौन होगा। पश्चिम बंगाल पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग को ओबीसी की सूची निर्धारित करनी है। उस सूची को राज्य विधानमंडल या विधानसभा भेजा जाना चाहिए। जिनके नाम विधानसभा अप्रूव किए जाएंगे उन्हें ही भविष्य में ओबीसी में आना जाएगा। यह मामला 2012 में दायर किया गया था। याचिका में कहा कि वाम मोर्चा सरकार ने 2010 में एक अंतरिम रिपोर्ट के आधार पर पश्चिम बंगाल में अन्य पिछड़ा वर्ग बनाया था। उस कैटेगरी को ओबीसी ए नाम दिया गया। 2011 में तृणमूल सत्ता में आई। नई सरकार उस वर्ग पर अंतिम रिपोर्ट के बिना एक सूची बनाई और कानून बनाया, जिसके आधार पर तृणमूल सरकार के खिलाफ याचिका दर्ज की गई। 2012 के मामले में वादियों ने कानून को तुरंत खारिज करने के लिए अदालत में याचिका दायर की। तर्क दिया गया कि तृणमूल सरकार द्वारा लिया गया फैसला पश्चिम बंगाल पिछड़ा कल्याण आयोग अधिनियम 1993 के खिलाफ है। परिणाम स्वरूप वास्तविक पिछड़ा वर्ग के लोग सरकारी आवासों से वंचित रह जाते हैं, इसलिए सरकार को उस कानून के मुताबिक सर्टिफिकेट देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाला को अंजाम देने के लिए मनीष सिसोदिया ने हर किस्म के फरेब किए। यहां तक कि मनीष सिसोदिया ने जनता की राय के नाम पर जो सर्वे किया था वो भी पूरी तरह से फर्जी निकला। रेफरेंडम के नाम पर फर्जीवाड़ा, मतलब कि लोकतंत्र के साथ धोखा। हालांकि ये काम आम आदमी पार्टी जमकर करती रही है, लेकिन यही काम मनीष सिसोदिया करके बुरी तरह से फंस गए। हाईकोर्ट ने इसके लिए मनीष सिसोदिया को जमकर फटकारा भी और उसके द्वारा किए गए काम को लोकतांत्रिक सिद्धांतों से धोखा करार दिया और सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज कर दिया। सिसोदिया ने मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन केस में निचली अदालत द्वारा खारिज जमानत याचिका को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने सीबीआई और ईडी दोनों ही केस में सिसोदिया को राहत देने से इनकार किया। न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा की पीठ ने सिसोदिया की जमानत याचिका नामंजूर करते हुए कहा कि इस मामले की सुनवाई में देरी की वजह आरोपी है, इसके लिए जांच एजेंसियां जिम्मेदार नहीं हैं। कोर्ट ने इसे पद के दुरुपयोग का मामला भी बताया। हाईकोर्ट ने कहा कि मनीष सिसोदिया कथित तौर पर इलेक्ट्रॉनिक समेत अहम सबूतों को नष्ट करने में शामिल थे। वे दिल्ली सरकार में बेहद शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्ति थे। कोर्ट ने कहा कि जो सामग्री एकत्रित की गई है उसे दिखता है कि सिसोदिया ने पब्लिक फीडबैक को अपने पूर्व निर्धारित लक्ष्य के मुताबिक गढ़कर आबकारी नीति के निर्माण की प्रक्रिया को प्रभावित किया। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिसोदिया का आचरण लोकतांत्रिक सिद्धांतों से धोखा है। मनीष सिसोदिया को ऐसे समय पर कोर्ट का झटका लगा है जब हाल ही में दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से 21 दिन की राहत मिली। देश की सबसे बड़ी अदालत ने उन्हें चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत दे दी है और ऐसे में सिसोदिया को उम्मीद होगी कि उन्हें भी राहत मिल सकती है, लेकिन उन्हें एक बार फिर निराशा का सामना करना पड़ा। जमानत याचिका खारिज होने के बाद आम आदमी पार्टी ने फैसले से असहमति जताते हुए कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने एक बार फिर दोहराया कि कथित शराब घोटाला भाजपा की साजिश है। ईडी के अनुसार इस मामले में अभी लगातार गिरफ्तारी हो रही है। हाल ही में 3 मई को भी एक गिरफ्तारी की गई। जांच जारी है। आरोपी एक प्रभावशाली व्यक्ति है, वह संबंधित विभाग का प्रभारी भी था। पीठ ने कहा कि ऐसे में आरोपी को फिलहाल जमानत पर रिहा किया जाना उचित नहीं है, वह सरकारी गवाहों को प्रभावित कर सकता है। मनीष सिसोदिया को पिछले साल 26 फरवरी को सीबीआई ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। कुछ दिनों बाद ईडी ने भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया। रिमांड खत्म होने के बाद से सिसोदिया न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। लोकसभा चुनाव के बीच ईडी के खुलासे से दिल्ली की सियासत उबाल मारने लगी है। दिल्ली शराब घोटाला और स्वाति मालीवाल की पिटाई मामले में फंसी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल के लिए सबसे बड़ी मुश्किलों का दौर अब शुरू होने जा रहा है। एफसीआरए आरपीए के उल्लंघन की, विदेश से चंदा लेना और आम आदमी पार्टी की तबाही की वजह ये बन सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व अधिनियम किसी भी सियासी पार्टी को विदेश से चंदा लेने की इजाजत नहीं देता। ईडी की सनसनीखेज रिपोर्ट के बाद गृह मंत्रालय इसकी जांच सीबीआई को सौंपेगी और अगर कहीं से भी आतंकी संगठनों से चंदा लेने की पुष्टि हुई तो फिर इस मामले में एनआईए की एंट्री तय मानी जा रही है। और ये भी साफ है कि आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर जांच एजेंसियों का छापा किसी भी वक्त पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी ने अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अरब देशों से करोड़ों रुपए का अवैध चंदा लिया और इतना ही नहीं, ईडी का आरोप है कि अवैध फंडिंग हासिल करने के लिए फंड देने वालों की पहचान छिपाई गई, उनकी राष्ट्रीयता छिपाई गई, चंदा देने वालों से जुड़े तथ्य छिपाए गए, चंदा देने वालों की डिटेल में हेराफेरी की गई और धोखाधड़ी।
लेकिन आतिशी मरलेना कहती हैं कि हमने पूरे नियमों का पालन करते हुए चंदा लिया और ये सब बीजेपी की साजिश है। ईडी ने गृह मंत्रालय को जो रिपोर्ट सौंपी उसमें आम आदमी पार्टी और पार्टी के नेताओं के द्वारा विदेशी फंड जुटाने से जुड़े अधिनियम के तहत कई मामलों का जिक्र किया गया। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि विदेश से पार्टी फंडिंग के लिए जो पैसे लिए गए थे उसकी एंट्री में हेराफेरी की गई, कैश में पैसा लिया गया, जबकि बताया गया कि ऑनलाइन या चेक से पैसा लिया गया। इसे सही दिखाने के लिए एक ही पासपोर्ट नंबर, ईमेल और मोबाइल नंबर का इस्तेमाल हुआ। ईडी की रिपोर्ट के मुताबिक आम आदमी पार्टी को चंदा देने के लिए विदेश से 155 लोगों ने महज 55 पासपोर्ट नंबर्स का इस्तेमाल किया, विदेश से 71 लोगों ने 21 मोबाइल नंबर्स का इस्तेमाल किया और विदेश से 75 लोगों ने 15 क्रेडिट कार्ड्स का इस्तेमाल किया। ईडी की रिपोर्ट के बाद बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को घेर लिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में रोड शो के दौरान आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि ये पहली बार नहीं छिपाया गया, आम आदमी पार्टी ने पंजाब के चुनाव में भी आतंकवादी संगठनों से पैसा लिया था। वहीं भाजपा की शाजिया इल्मी ने कहा कि आम आदमी पार्टी के अवैध फंड का भांडाफोड़ हुआ है। साफ जाहिर है कि इनके तार कितने दूर तक जुड़े हुए हैं। साथ ही भाजपा नेता मनजिंदर सिरसा ने सवाल उठाया कि आखिर विदेश में बैठे वो लोग कौन हैं जो आम आदमी पार्टी को पैसा दे रहे हैं, ये पैसे क्यों दिए गए। हालांकि ईडी ने अपनी रिपोर्ट में चंदा देने वालों की राष्ट्रीयता का भी पूरा ब्यौरा दिया, जिससे साबित हो सके कि चंदा देने वाले विदेशी नागरिक है और उनसे चंदा लेना अवैध है। लेकिन आम आदमी पार्टी ने कहा कि एक एक रुपए का चंदा पारदर्शिता के साथ लिया गया है और उसका हिसाब दिया गया है। शराब घोटाला और स्वाति मालीवाल प्रकरण में फेल होने के बाद अब भाजपा ये मामला लेकर आई है। वहीं आप नेता संदीप पाठक ने कहा कि भाजपा आज क्यों ये सवाल उठा रही है, जब बीजेपी भी हारती है तो इसी तरह के षड्यंत्र रचती है। Bureau Report, News of India.